न सुनने के मूड में होता है, और उनके बगल में पीछे बैठे हुए जो कविगण होते हैं वो भी आधे आधे सोए हुए रहते हैं। ऐसे में उस कवि की बेइज्जती के सिवाय कुछ और नहीं होती। तो मैं बहुत असमंजस में हूँ कि क्या संबोधित करूँ और कितनी देर तक संबोधित करूँ, लेकिन ये बातें तो अपनी जगह पे हैं। आज मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है, हर्ष का विषय है कि इस संस्थान के 13 वर्ष पूरे हो गए। हालांकि अगस्त में इस संस्थान की स्थापना हुई थी और परंपरा यही रही कि अगस्त महीने में 20 अगस्त के बाद कभी भी इसका आयोजन होता था। जानबूझ के रविवार को रखा जाता है ताकि जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं या जो चयनित छात्र हैं वो भी आ सके। इस बार सितंबर में इसलिए रखा गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों के सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने लगे हैं ग्रेजुएशन के। तो जिस समय 20 अगस्त के आसपास हमारे संस्थान के कई बच्चों के एग्जाम थे और बीच में लॉकडाउन के दौरान इस समारोह का आयोजन हो नहीं पाया, तो पुराने फोटो या कभी जिक्र बस चर्चा होती थी, तो बच्चे कहते थे कि सर आप सेलिब्रेशन क्यों नहीं करते हैं एनुअल फंक्शन का। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, छात्रों की संख्या भी कुछ कमी थी, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है हम इसका आयोजन करेंगे। तो इस बार इसका आयोजन फिर से किया गया और मेरे उम्मीद से कहीं अच्छा आयोजन आप सभी छात्रों ने किया और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतने तन मन से समर्पित होकर के आप लोगों ने पिछले कई दिनों तक इसका रिहर्सल किया और अपने स्तर से तैयारी की, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। और इस संस्थान के प्रति जो आपने लगाव रखा, जो आप सब में से कुछ लोगों ने जो हमारे सबसे पहले बैच के छात्र रहे हैं, जो आज किसी जिले को, किसी प्रदेश को, किसी सचिवालय को संभाल रहे हैं, इन लोगों ने कहा भी कि एक परिवार की तरह से महसूस होता है। निश्चित रूप से हमारी कोशिश यही होती है कि मनुष्य वो नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है या जिसके पास बहुत रुतबा है। मनुष्य वो है, अमीर वो है जिसके पास बहुत से लोग हैं। आप निश्चित मानिए कि आप के साथ ऐसे लोग हो जिन पर आपका इतना विश्वास हो कि आप अपने सगे बेटे बेटी से भी आप जो बात कहने में हिचके कि पता नहीं ये करेगा कि नहीं करेगा। यदि आपके ऐसे परिचित लोग हों जो बिना ब्लड रिलेशन के भी, जिन पर आपका इतना विश्वास हो कि कह दे कि नहीं ये चीज आपको करनी है, और वो आपका विश्वास है कि सब टाल देगा लेकिन वो नहीं टालेगा। यदि ऐसे लोग आपके साथ हैं तो मेरा मानना है कि आप जिस प्रोफेशन में हैं और जहां पर भी हैं, ये आपके जीवन की सार्थकता है और आपके व्यक्तित्व की भी यही सार्थकता है। अन्य प्रकार की सारी चीजें अपनी जगह पर है, क्योंकि व्यक्ति को जीतना और जीतने का आशय यहाँ पर अपना डोमिनेंस या प्रभुत्व स्थापित करना नहीं है, व्यक्ति को अपना बना लेना, उसको हृदयंगम कर लेना, हृदय से जोड़ लेना। तो हमारे जितने भी यहाँ पर चयनित छात्र हैं, पुराने और जो वर्तमान में, सभी मेरे हृदय से इसी तरह से जुड़े हुए हैं। आप अमित उपाध्याय, राजकुमार या हितेंद्र, विवेक भी, मैं वो में था कि कार्यक्रम का आयोजन हो, कैसे हो, क्या हो, बच्चे मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फिर जब हो गया कि नहीं चलो आयोजन करना ही है, तो मैंने फोन किया एक दिन हितेंद्र को। आत्मीयता बहुत अधिक है, लेकिन दिनों की व्यस्तता, हमारी व्यस्तता फोन में बहुत ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन वर्ष में 2 बार हितेंद्र लखनऊ से जरूर मिलने के लिए आते हैं, होली में और दिवाली में। निश्चित रूप से अपने परिवार के साथ मेरे घर पे आते हैं और भी सब लोगों से उसी तरह की आत्मीयता है। तो मैंने कहा कि चाहे आप इसे आदेश समझो या निमंत्रण समझो, लेकिन आना है। मैंने पूछा ही नहीं कि उस दिन खाली हो कि नहीं हो, या आओगे कि नहीं आओगे, या कुछ नहीं। मैंने सीधे कहा, ये मेरा विश्वास है कि मुझे थोड़ा भी नहीं आया कि जिस बच्चे को हमने 10 साल पहले पढ़ाया
अब वो एक उच्च अधिकारी बन चुका है, खुद बहुत सारे लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं। मैं कहूंगा कहीं कोई बहाना न करे, कोई मना न करे, या मेरे स्वाभिमान को कहीं कोई ठेस, इस तरह की बात मेरे मन में आई नहीं। पता नहीं इतना अधिक अधिकार था। यही बात अमित और राजकुमार के बारे में भी है। तुरंत मैसेज देखा और तुरंत इनका आ गया कि गुरुजी ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं निश्चित रूप से हमारी उपस्थिति है। राजकुमार ने तुरंत कहा कि सर आपने बुलाया है तब तो आना ही आना है। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे सर चीफ गेस्ट कौन आएंगे, नए बच्चे तो पूछ रहे थे सर चीफ गेस्ट कौन आएंगे। तो हमारे तो जीवन में अपने कुछ उसूल हैं, हम उसी उसूल पर चलते हैं, उसके लिए बहुत कुछ खोया भी है। हमारा ये मानना है कि शुरू से ही आज तक इस संस्थान के कार्यक्रम में भी बुलाना चाहें तो बहुत से लोग, सो काल बड़े लोग आ सकते हैं। हमारे घर में ही लोग हैं और मित्र मंडली में तो बहुत सारे लोग। लेकिन मेरा एक सिद्धांत ये है कि ये कार्यक्रम बच्चों का है, तो या तो जो छात्र पढ़ रहे हैं वो, या जो चयनित हो चुके हैं वो, और सभी गेस्ट हैं, सभी चीफ हैं। इसमें किसी बाहरी व्यक्ति को मैं बुलाऊं और सबका ध्यान केवल उसी को, चीफ गेस्ट आए और उसके बाद चीफ गेस्ट गया और उसके बाद सब लोग निकलना शुरू कर दिए, फिर कार्यक्रम का औचित्य समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये कार्यक्रम महज एक इंस्टीट्यूट का सेलिब्रेशन नहीं है, ये कार्यक्रम है आप में शिक्षा के अतिरिक्त भी कुछ बीजारोपण करने का। आपके व्यक्तित्व के बहुत से पहलू हैं जो कि बीज के रूप में आप में अंतर्निहित हैं। उनको जब तक खाद पानी अर्थात उचित वातावरण नहीं मिलेगा तब तक उनका प्रस्फुटन, उनका पल्लवन पुष्पन नहीं हो पाएगा। उनको अंकुरित होने का एक माहौल, एक सकारात्मक वातावरण भी मिलना चाहिए। तो इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों को अपने वैसी प्रतिभा को पुष्पित पल्लवित करने का अवसर प्राप्त होता है, निखारने का अवसर प्राप्त होता है, बहुत कुछ सीखने का भी अवसर प्राप्त होता है। जब आप अपने ही तरह के छात्रों को अपने बगल में बैठे हुए देखते हो कि कभी वो इस तरह से पढ़ रहे थे जैसे आज आप पढ़ते हो, और आज वो चयनित हैं, आज वो विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं, उन्होंने अपने सफलता का एक कीर्तिमान कायम किया हुआ। तो जिसको कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आपको मोटिवेशनल किताबों को देख करके, पढ़ करके, अपनी की उड़ान पढ़ करके एपीजे अब्दुल कलाम से सीख सकते हो, बट अपने सामने बैठे हुए लोगों से सीखो, जिन लोगों ने खुद उस संघर्ष को अपने जीवन में जिया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बता ही दिया है कि किस तरह से किसने क्या संघर्ष किया, इससे केंद्र की बात है। मुझे बिल्कुल आश्चर्य होता है कि एक लड़का जो सुबह 3 बजे उठता था और वो 3 बजे उठ करके नहा धो करके तैयार होकर के 5 बजे इज्जत नगर स्टेशन पहुंच जाता था, और उसके बाद जो है वो विद्यालय 8-9 बजे तक अपने कॉलेज पहुंच जाता था। फिर उधर से 2-3 बजे मैं कहूँ जुगाड़ करके कैसे भी समय निकाल करके, क्योंकि यहाँ पर 4-5 बजे से फिर से क्लास होता था और 9 बजे तक तब क्लास चलता था, शाम का बैच। और शाम का तो बैच शुरू करवाने का श्रेय ही जितेंद्र और राजकुमार को है। दोनों लोगों ने बहुत आग्रह करके, क्योंकि तब 2 ही बच्चे थे शाम के बैच में, तो मैं कहा कुछ और बच्चे हो जाएंगे तो शुरू करेंगे। ये लोग 1 महीने 2 महीने तक आते रहे, कहते रहे। जब मैंने देखा कि विलम्ब हो रहा है, मैंने कहा चलो शुरू कर देते हैं, तो सचमुच वो शुरू हो गया और शाम के बैच में भी 30-35 बच्चे हो गए। तो लगन ये चीज बताती है कि लगन, कि सुबह भोर में 3 बजे से उठ करके 9 बजे कोचिंग करके फिर 10 बजे तक ये अपने घर पहुंचते रहे होंगे, खाना पीना, उसके बाद फिर भोर में 3 बजे उठ जाना। और ये 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने नहीं, कम से कम 2 साल तक लगा। तो ये समर्पण पहली बार में आपको सफल बनाता है। पीसीएस में चयनित होते हो, लोअर पीसीएस में चयनित होते हैं, समीक्षा अधिकारी में, उत्तर प्रदेश आयोग की जो 3 प्रमुख परीक्षाएं हैं, तीनों में इन्होंने सफलता प्राप्त। ऐसे ही अमित उपाध्याय, अमित उपाध्याय हालांकि मुंह पर किसी की प्रशंसा करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक आदर्श व्यक्ति के रूप में कई बार इनके सामने मैं अपने को छोटा पाता हूं। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं
क्योंकि इन्होंने, देखो एक गाना है बहुत पहले उसने कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी है दिल जमाने के लिए। तो अपने लिए तो सभी लोग करते हैं। मुकेश अंबानी ने अपना इंटीरियर बनवा रखा है इतना बड़ा, न जाने जिसमें 500 की 700 के इतने कमरे हैं और सब कुछ है। क्या मतलब हमको उसके, होगा मुकेश अंबानी कोई, मेरे लिए वो एक साधारण रिक्शा चलाने वाले आदमी से ज्यादा अहमियत नहीं रखता, केवल एक अमीर व्यक्ति के रूप में देखे। क्योंकि आपको समाज का क्या योगदान है, देश को दुनिया को क्या योगदान है। कई लोग कह सकते हैं कितने सारे लोगों को रोजगार दिया, ये दिया ये दिया। इसका दूसरा उत्तर ये भी हो सकता है कितने सारे लोग नहीं रहते तो उनका प्रोडक्ट खरीदता कौन और उनके फैक्ट्री में काम करता कौन। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास जो भी संसाधन है, आपके पास प्रतिभा भी आपका संसाधन है, आपके पास जो भौतिक संसाधन है वो भी आपका संसाधन है। उन संसाधनों का इस्तेमाल आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कहां तक करते हो, कितना करते हो। इस कसौटी पर हम देखते हैं तो अमित उपाध्याय एक निहायत ही आदर्श व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया पूरे समाज के लिए, या कहें राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, जीव मात्र के लिए, गाय जीव जंतुओं तक के, जिसके हृदय में जो हमारा जो भारत की परंपरागत सर्वात्मवादी की संस्कृति है कि हर किसी में उसी एक आत्मा को देखो, परमपिता परमेश्वर को देखो, चाहे जो भी नाम दे लो उसको, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, करीम कहो, ईसा मसीह कहो, लेकिन हर किसी में वही एक है, यहाँ तक कि कण कण में व्याप्त है। वह केवल व्यक्तियों में नहीं, हमारे जीव जंतुओं में भी, सब में वो व्याप्त है। और इस भाव से यदि आप चीजों को देखते हैं ना, तो एक लहराते हुए पेड़ को भी, एक फूल खिले हुए गमले में पौधे के प्रति भी आपके मन में सहज आत्मीयता हो जाएगी। इसका एक पत्ता हम झटके से तोड़ते हैं तो इसको पीड़ा होगा, उसको कष्ट होगा। इस प्रकार का हृदय आपका प्रेम से आप्लावित हो, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि इनकी सारी गतिविधियों से मैं लगातार अवगत होता रहता हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो मैं उसका साक्षात्कार करता हूँ, देखता रहता हूँ। बड़ी खुशी होती है, कभी उनको प्रोत्साहित करने के लिए वाणी के माध्यम से या जैसे भी हो सकता है, मैं प्रशंसा भी करता रहता हूँ। और मतलब कि इनका अपना निजी जीवन कुछ नहीं, आप संक्षेप में ये समझें कि इनका अपना निजी जीवन, इनका नौकरी करना, इनका कमाई, सब कुछ समाज के लिए समर्पित है। मुझे गर्व इसी बात का होता है। चयनित होना तो अपनी जगह पर है। विजय राजकुमार ने भी कहा कि हम कुछ चीजों को सीखें। घोर व्यावसायिकता के दौर से हम गुजर रहे हैं। ये भौतिकवादी युग तो है ही, लेकिन भौतिकता में भी अति है भौतिकता की। इस भौतिकता की आपाधापी के बाद जब आप बहुत अधिक भौतिकता में लिप्त हो जाओगे ना, तो एक समय के बाद आपको उसकी निस्सारता का एहसास होगा। जितना ज्यादा लिप्त होगे उतना ज्यादा आप चाहें तो आप बहुत अच्छी पुस्तक है रोबिन शर्मा की, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, सन्यासी जिसने अपनी फेरारी बेच दी, बेस्ट सेलर है पूरे वर्ल्ड की। उसको भी आप पढ़ेंगे ना तो देखेंगे, मन को छूने वाली किताब है। तो वहां पर भी हम वो चीज को पाते हैं और निजी जीवन में भी हम लोग उसका अनुभव करते हैं। तो जितना जल्दी हम इन बातों को समझ लेते हैं और अपने जीवन को एक दिशा देने का काम करते हैं, एक मोड़, जैसा अमर सिंह ने भी कहा कि आप जहां भी हो, आप बच्चों को पढ़ाते हो, तो आप ये सोचो ना कि आपके बच्चों को भी कोई और पढ़ाता है। यदि आप अपने कर्तव्य का निर्वाह हृदय के साथ और ईमानदारी के साथ नहीं करते हो, तो निश्चित रूप से यदि आप दूसरों के साथ धोखा करते हो, तो आपके साथ, आपके बच्चों के साथ भी वो धोखा, क्योंकि कहा गया कि कर्मा रिटर्न बैक, जो आप कर्म करते हो ना, वैसा ही आपके पास लौट करके वापस आता है, निश्चित है। यदि आप अच्छे करोगे तो अच्छा आपके पास लौट करके आएगा, बुरे करोगे तो बुरा आपके पास लौट करके आएगा। तो जहां भी है,
मैं सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मैं ये कोई ऐसा दावा या क्लेम नहीं करता कि मेरी वजह से ही हमारे छात्रों में इस तरह के चारित्रिक और नैतिक गुण आ गए हैं। हाँ, ये मुझे जरूर खुशी है कि शायद मैं खुशनसीब हूँ, इतने मजबूत चरित्र वाले, इतने मजबूत आत्मबल वाले लोग स्टूडेंट के रूप में मुझे मिले और उसमें अपनी ओर से थोड़ा बहुत जहां तक हो सकता है हमने योगदान करने की कोशिश की होगी। लेकिन बीज और में जब तक अंकुरित होने की क्षमता होगी नहीं, तब तक किसान क्या कर लेगा, कितना भी खाद पानी डाल करके। तो वास्तव में वो बीज ही, उसमें कुछ ऐसे गुण रहे हैं जो आज वृक्ष के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ का एक मोटो आदर्श वाक्य है लैटिन भाषा में, कोट रामी टाट आर्बोरेस, जिसका अर्थ है कि जितनी शाखाएं उतने वृक्ष। तो उसके पीछे सेंस ये है, आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो बहुत विशाल वृक्ष वट वृक्ष है, सीनेट हॉल के ठीक आगे, उसी का वो मोटो पर चित्र भी बना होता है उस वृक्ष का, और उस पर लैटिन में लिखा रहता है डिग्रियों पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो हम यहाँ पर भी जो आपने कहा ना कि जिस माहौल में हम रहते हैं वो माहौल हमारे भीतर रचता बसता है। जिन शिक्षकों से हमने पढ़ा, ऐसे शिक्षक जो कि हार्वर्ड में पढ़ाए, कैम्ब्रिज में पढ़ाए, विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लोग जाते थे पढ़ाने के लिए। मैं सबको मनी मन प्रणाम करता हूँ, उसमें से दो मोस्टली अब मर चुके होंगे, जो कि आईएएस का पेपर बनाते थे, आईएएस के इंटरव्यू में जो लोग जाते थे। तीसरे सोर्सेस तो उन लोगों के मायने नहीं रखता, और उन लोगों की आत्मीयता इतनी अच्छी होती थी, डिस्कशन करते थे ऐसे। एक प्रोफेसर यूके तिवारी थे, तो आते थे गंभीर से छरारे बदन के और ब्लैक बोर्ड पर खड़े होते थे, और सबसे जो टफ पेपर पॉलिटिकल साइंस, आप जानते होंगे मेरा एमए हिंदी में भी है, पॉलिटिकल साइंस में पहले ही पॉलिटिकल साइंस में किया, और पॉलिटिकल साइंस मेरे मन में बसा हुआ विषय बचपन से, मैं कहूँ कि लगा था। और ऐसे शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा उस विषय में रुचि जागृत करने के लिए। तो आते थे, पढ़ाते थे एमए में, किसी जिस थिंकर के बारे में पढ़ाना उसका नाम लिखते थे, और उसके बाद उसकी लिखी हुई पुस्तकों का, और उसके बाद टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू करते थे। बोलते थे कुछ तुम बोलो, बच्चों से ऐसे बोलते थे, कहाँ रिटायरमेंट के कगार पर थे, उसी के बाद वो रिटायर भी हुए, और कहाँ हम लोग उस समय 20-21 साल के स्टूडेंट। लेकिन बोलते थे बच्चों कुछ मैं तुमसे सीखूंगा, कुछ तुम लोग हमसे सीखोगे। ये सीखने की प्रक्रिया है, कोई किसी से भी सीख सकता है, एक आत्मीयता। और कभी कोई चीज पुर्जा कागज लेकर के नहीं आते थे, और ऐसा पढ़ाते थे कि क्लास में ही याद हो जाता था, उनका लेक्चर ही नोट्स था, एग्जाम के समय बस एक बार पन्ना पलट लिया, याद हो जाता था। तो वो चीज हमारे मन में उतरी, और हमें भी ये लगता था कि कभी मैं भी पढ़ाऊं तो पढ़ाने का तरीका यही होना चाहिए कि उसको बच्चे को ये ना लगे कि सर खुद ही देख देख करके बोल रहे हैं या देख देख करके पढ़ा रहे हैं। कोई बहुत ऐसी चीज है जो बहुत फैक्चुअल चीज है, कोई डेफिनेशन है, वो तो ठीक है, बट पढ़ाने की शैली यही होनी चाहिए कि वो आपके भीतर हो। तो उससे हम प्रेरित हुए, और हमने भी पहले शुरू में उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, साधना की तरह से हमने इस चीज को ग्रहण किया, और वो चीजें होती रही। और मुझे लगता है कि जो लोग भी यहाँ पर हैं, ये सब लोग जहाँ पर हैं वो उसी चीज को फॉलो करते हैं, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, सचिवालय में हैं, या जहाँ कहीं भी हैं। और ये जो नए छात्र हमारे हैं, इनसे भी मैं यही कहूँगा कि आप केवल विषय मत रखो, आप उस चीज को समझो। यूपीएससी का जो रिक्वायरमेंट है ना, वो ये है कि आप उसको कितना रटे वो ये नहीं है, आप
आपका व्यक्तित्व उन चीजों से कितना परिपूर्ण है, आपके भीतर वो चीजें आई हैं कि नहीं आई हैं, इसके आधार पर आपका चयन होगा। क्योंकि हर चीज में पूछा जाएगा कि मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विवेचना कीजिए। ये क्या होता है मूल्यांकन? आप ऐसे नहीं कर सकते रट करके, मूल्य को आंकना है आपको। तो जब पहले किसी के मूल्य को समझोगे तभी तो उसको आंकोगे। तो उसके लिए चीजों को आत्मसात करना है। और हम ये भी कहेंगे, जैसे 13 साल हो गए यहाँ बरेली में देखते हुए, और सोशल मीडिया और इसके साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से जो पठन पाठन का माहौल है ना, वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है। बच्चों को ये लगता है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं,